जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल में। मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार टीम प्रबल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस विपरीत परिस्थिति में भी जब दुनिया हमें लाख रोकने की कोशिश कर रही थी, लाख हमें भटकाने की कोशिश कर रही थी और लाख हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी आप लोगों के प्यार, स्नेह, सपोर्ट, माता रानी के आशीर्वाद, मम्मी पापा के असीम कृपा से कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को बनाए रखा, अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने उत्साह को गिरने नहीं दिया, अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया। लगातार आपके साथ मेहनत किया है और आगे इससे भी विकट परिस्थिति आएगी, इससे भी विपरीत परिस्थिति आएगी, तब भी आपका भाई रुकेगा नहीं और पढ़ाते रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। न गर्मी की परवाह है मुझे, न ठंडी का डर है, न बर्फ से भय लगता है, न ओले का किसी प्रकार का कोई संकट से आतंक है। तो आप सब लोग अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। एक बार सेशन को लाइक करके सभी लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके टीम प्रबल के हाथों को मजबूत कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग 19 मई के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। समय हो रहा है 7 बज रहा है, तो 19 मई। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रियों, अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा माना जाता है, लेकिन ये यात्रा बहुत ही ज्यादा दुरूह, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और दूसरी बात की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा ये संवेदनशील होता है कि हमेशा एक आक्रमण का भय रहता है, हमेशा एक मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार के संकट का भय रहता है। तो सरकार इस दौरान बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था करती है और उसी संदर्भ में अमरनाथ यात्रियों के लिए एक कार्ड आपके जारी किया जा रहा है। इस बार जो भी अमरनाथ, चूंकि कोरोना के चलते लोग आपके अमरनाथ यात्रा पे नहीं जा सकते थे, तो अब जा रहे हैं। तो सरकार ने सुरक्षा का बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए RFID कार्ड अमरनाथ यात्रियों के लिए जारी किया गया है। यानी R का मतलब क्या होगा, रेडियो, F का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और ID का मतलब क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जारी किया गया। तो जो भी अमरनाथ यात्रा पे जाएगा उन सभी यात्रियों को अपने पास RFID कार्ड रखना है और प्रत्येक यात्रियों का 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और वहां पे आपको कभी ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है, कभी सांस की दिक्कत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो 5 लाख रुपए का बीमा कराया जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था करी जा रही है कि ऊंचाई पर स्थित इस जगह में पर्याप्त संख्या में आपके ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ चिकित्सा बेड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की समस्या से क्विक रिस्पांस दिया जा सके और आसानी से उससे निपटा जा सके और किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या से निकाला जा सके। तो जम्मू कश्मीर भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वहां के उपराज्यपाल के साथ गृह मंत्री ने भी बैठक की है। तो वहां पे भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और जहां जहां पे भी मतलब इस यात्रा का जो रूट है, सब जगह पे मजबूत सुरक्षा का व्यवस्था करके और यहाँ पे कार्ड इस बार जारी किया जा रहा है, RFID कार्ड, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होगा। जो कोई भी अगर इसमें घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। दूसरा आप देखिए, बार बार आरक्षण के बारे में आप लोग सुनते होंगे, तो एक यहाँ पे मानक दिव्यांगता की बात कर रहा है और केंद्र सरकार ने क्या किया है, तो मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4% जो आरक्षण है, किसमें, प्रमोशन में, किसमें भाई, प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण की जो सीमा है वो 4% तय कर दिया है। किसके लिए, तो मानक दिव्यांगता के लिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये मानक दिव्यांगता क्या होता है, ये मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति कौन होते हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में, सारे डिपार्टमेंट में, प्रमोशन में इनके आरक्षण की सीमा 4% आपकी तय कर दी गई है। तो एक अधिनियम है, जिस अधिनियम को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। उसके तहत जो 21 तरह की दिव्यांगता आती है, उसमें से किसी एक में न्यूनतम 40% दिव्यांगता को ही हम मानक दिव्यांगता कहते हैं। हम स्टैंडर्ड
आपके हैंडीकैप्ड बोलते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, तो केंद्र में इस प्रकार के मानक दिव्यांगता के जो वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रमोशन में जो आरक्षण की सीमा है वो 4% तक तय कर दी गई है। लेकिन मानक दिव्यांगता क्या है, तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 तरह की जो दिव्यांगता आती है उसमें से किसी में से भी एक में न्यूनतम 40% जो दिव्यांगता किसी के पास है तो उस व्यक्ति को मानक दिव्यांगता के अंतर्गत रखा जाएगा, और वैसे मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रमोशन में 4% तक आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी सीमा को तय कर दिया है। अब देखिए आप सब लोगों को जब मैं रात को 10 बजे यूपी जीके में जब पढ़ाता हूं तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो एग्रीकल्चर में अलग अलग आपकी चाहे फ्रूट की बात करें चाहे क्रॉप्स की बात करें वो अलग अलग ब्रांड से आपके मार्केट में बिकता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आपके दशहरी जो आम था जो विदेशों में भी खूब ज्यादा इसकी डिमांड थी, नवाब ब्रांड से बिका करता था। यानी उस डब्बे के ऊपर क्या लिखा होता था, नवाब लिखा होता था। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार अब इस ब्रांड का नाम नवाब से क्या कर दिया गया, काकोरी कर दिया गया है। और काकोरी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि गोरखपुर जनपद में स्थित यहाँ पे काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो आप सब लोग जरूर जानते होंगे कि आपके लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन को इस जगह पे 1925 में आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। तो उसके चलते काकोरी कॉन्स्पिरेसी फेमस है। तो दशहरी आम जो उत्तर प्रदेश का विदेशों में अब जब जाएगा तो नवाब ब्रांड से नहीं जाएगा बल्कि काकोरी ब्रांड से जाएगा। अब चलिए भाई, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है जिसको मैंने शायद इसके पहले वाली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। मैंने बोला कि फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के पास फोन किया और उन्होंने बोला कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने बोला कि ठीक है आप शामिल होइए, लेकिन एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि नाटो में शामिल होने से आपके हमारे द्विपक्षीय संबंध के ऊपर प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड और रूस जो है 1300 किलोमीटर बाउंड्री को शेयर करते हैं। और फिर अब इस तरीके से रूस का मानना यह है कि देखो आप शामिल होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से हमारी सीमा के ऊपर या हमारी सीमा के अंदर नाटो का किसी भी तरीके से कोई भी घुसपैठ बढ़ेगा, कोई भी इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो उसको हम अपने तरीके से उसका हम क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया का मानना है कि नाटो जो अमेरिका का नेतृत्व वाला है वो नाटो हमेशा से रशिया को तोड़ने की कोशिश और रशिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए रूस मन ही मन नहीं चाहता है कि फिनलैंड आपके नाटो में शामिल हो। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों के दोनों, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के नाम इसलिए आ जाता है कि स्वीडन का फिनलैंड के साथ आपके रक्षा समझौता है। तो जब फिनलैंड शामिल हो रहा है नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है इसको मैंने कल की क्लास में बता दिया था, तो स्वीडन को भी शामिल होना पड़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पे दिक्कत है। तो चलो, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे तौर पर बोले कि आप शामिल होइए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस होता है तो उसका अपने तरीके से मुकाबला करेंगे। अब 2 संगठन है, एक है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के नेतृत्व वाले, टोटल सदस्य देश कितने, 30। इन दोनों के शामिल होने के बाद 32 हो जाएंगे। अब इसी नाटो के आपके बैलेंस करने के लिए रूस के नेतृत्व वाला एक और संगठन है जिसको CSTO कहा जाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो के विस्तार के मद्देनजर आपसी सहयोग को और प्रगाढ़ करने का संकल्प करने के लिए इस CSTO की स्थापना रूस के द्वारा करी गई है। तो अब दोनों में यानी नाटो के प्रसार को रोकने के लिए CSTO की स्थापना करी गई है। इसी बीच में फिनलैंड के जो राष्ट्रपति ने जो बोला था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और किस मद्देनजर, तो यूक्रेन के ऊपर रूस का जो आक्रमण है उसके मद्देनजर। तो फिनलैंड के संसद में जहां पे टोटल आपके सदस्यों की संख्या 200 है, उसमें नाटो के में शामिल होने के पक्ष में 188 सदस्यों ने आपके वोट किया और 8 सदस्यों ने विपक्ष में वोट किया। तो 188 सदस्यों के पक्ष में वोट करने के कारण यह बात क्लियर हो गया कि नाटो में फिनलैंड शामिल होना चाहता है। अब फिनलैंड और स्वीडन दोनों के दोनों अब नाटो में शामिल होने के लिए जो आवेदन है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे और 30 देशों की मीटिंग होगी, क्योंकि सभी देशों की सहमति जरूरी है। सब लोग सिग्नेचर करके अपनी सहमति दे देंगे और इस तरीके से दोनों के दोनों आपके शामिल हो जाएंगे। लेकिन इनके रास्ते का अड़चन कौन बन रहा है?
तुर्की बन रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पे बोला है कि हम आपको उसमें शामिल नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि हम तुर्की के राष्ट्रपति को समझा लेंगे, क्योंकि अमेरिका भी जल्दीबाजी में है फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए। ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सीधे तौर पे राष्ट्रपति कोविंद, ये आपकी कहाँ की यात्रा पे है, तो अभी भारत के जिनका जुलाई में कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब दूसरे राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, अगर दूसरी बार चुने जाते तो और अच्छी बात है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कैरिबियाई देश जमैका की यात्रा पे गए हैं और जमैका की राजधानी किंगस्टन में वो आपकी यात्रा पे हैं। तो किंगस्टन के बारे में बताया जाता है कि किंगस्टन में वहां पे उनकी मुलाकात जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रेवो होलेनेस से हुआ। जमैका कैरिबियाई देश है, और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूं कि कैरिबियाई देश जमैका की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय आपके राष्ट्रपति बने हैं, जो पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन बने हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने किसी कैरिबियाई देश की यात्रा करी है, और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रे होलनेस से मिला है और उन्होंने दो आपकी उद्घाटन किया। किंगस्टन में जो कि राजधानी है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक गली का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे एक किंगस्टन जो कि राजधानी है जमैका की, उस गली का नाम डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर रखा गया है। तो दूसरा, यहाँ पे भारत जमैका मैत्री का भी उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका की यात्रा पे हैं और उन्होंने जमैका की राजधानी किंगस्टन में उन्होंने अंबेडकर के नाम पे एक गली का उद्घाटन किया और भारत जमैका मैत्री का भी उद्घाटन किया। जमैका एक कैरिबियाई देश है और कैरिबियाई देश की यात्रा करने वाले ये प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। अब फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस आपके भारत का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है और आप लोगों को पता है कि वहां पे पेरिस में कान फेस्टिवल चल रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय दल गया है, जिसमें ए.आर. रहमान से लेके नयनतारा से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेके ये सारे लोग आपके शामिल है। तो प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों, और इमैनुअल मैक्रों ने अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी नियुक्त कर दिया है। तो अब फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो महिला है और 30 सालों में दूसरी बार महिला आपकी फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है और नाम क्या है? एलिजाबेथ बोर्न। तो अब फ्रांस की जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री जो है एलिजाबेथ बोर्न। तो ये बातें मैंने बताई अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में, आपके दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में, दशहरी आम के संदर्भ में, नाटो और सीएसटीओ के संदर्भ में, फिनलैंड की जो आपकी किस तरीके से नाटो में अब जो मतलब आगे की जो प्रोसेस है वो बढ़ गया क्योंकि फिनलैंड की संसद ने अनुमति दे दी है, कोविंद की जमैका यात्रा के संदर्भ में और फ्रांस के प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में। तो एक बार सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सब लोग सेशन को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम आगे की न्यूज को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की बात करेंगे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं 24वां जो बधिर ओलंपिक आपके हुआ था। बधिर का मतलब जो सुन नहीं सकते, जो डेफ होते हैं, जो बहरे होते हैं उनके लिए। तो देखो बीपीएससी का जब पेपर हुआ था तो उसमें ओलंपिक से भी सवाल पूछा था, पैरालंपिक से भी सवाल पूछा था। तो अब आगे का जो पेपर होगा उसमें हमें बधिर ओलंपिक को भी पढ़ के जाना है, यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो बधिर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ब्राजील में कैक्सियास डो सुल में आयोजित हुआ। तो ब्राजील का एक जगह है जिसको कैक्सियास डो सुल के नाम से जानते हैं, वहां पे आयोजित हुआ और भारत ने इस बधिर ओलंपिक में टोटल 17 पदक हासिल किया, जिसमें से 8 आपके स्वर्ण पदक था, 1 आपके रजत पदक था और 8 आपके क्या था? कांस्य पदक। इस तरीके से टोटल मिला के कितना हो गया? 17 पदक हो गया। टोटल कितने आपके खेल स्पर्धा में भारत ने पार्टिसिपेट किया? तो टोटल 11 खेल स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने आपके एथलीटों का दल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था? तो 65 एथलीटों का दल आपके पार्टिसिपेट कर रहा था और भारत में इसकी रैंकिंग कितनी रही? 9th रही। और भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप सब लोगों से हम इंडिया आने के बाद हम अपने आवास पे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर 24वां बधिर ओलंपिक है, आप लोग इसको देख लीजिए। ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में इसका आयोजन हुआ। भारत ने इसमें टोटल 17 पदक हासिल किए, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य। टोटल 11 खेल स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया। 65 एथलीटों का दल गया था वहां पे और आपके 9th रैंक हासिल किया। अब यहाँ पे एक पुरस्कार की चर्चा हो रही है जो दुबई में आयोजित हुआ था। जो दुबई में आयोजित हुआ था उस पुरस्कार की चर्चा हो रही है। उस पुरस्कार को क्या बोलते हैं? एस्टर गार्जियन ग्लोबल
नर्सिंग अवार्ड 2022। फिर से सुनिए, दुबई में इस पुरस्कार का आयोजन हुआ था। एस्टर, फिर उसके बाद गार्जियन, फिर ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। ये पुरस्कार मिला किसको है? तो केन्या के एक शख्स हैं, उनका नाम है अन्ना कबाले दुबा। उनका नाम क्या भाई? अन्ना कबाले दुबा। उनको ये मिला है पुरस्कार। और ये पुरस्कार खास क्यों हो जाता है? क्योंकि अन्ना कबाले दुबा बहुत ही एक ग्राउंड लेवल से उठे हुए आपके शख्स हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं, आप लोग क्या करते हो? आप देखते हो कि वो कुछ किया है, उसको देख के आप लोग करने की कोशिश करते हो। आप लोग में से कोई भी हो, हमारे बब्बर शेर या शेरनी कोई भी हो, उसने किया है, उसको देख के वो आईएएस है तो उसके जैसा हमको बनने का मन करता है, इसलिए आप उससे आगे नहीं जा पाते हो या आप वो भी नहीं बन पाते हो। अगर ये सोच ली होती कि हमारे गांव में कोई ग्रेजुएट नहीं है तो हम ग्रेजुएशन क्यों करें, तो क्या इतने बड़े पुरस्कार को हासिल कर पाती? नहीं। आपको किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करना है, आपको अपने को इतना सक्षम बनाना है कि सब लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करें। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस है। इस मतलब को समझ जाओगे, इस बारीक को समझ जाओगे तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे। तो ये अपने गांव की पहली ग्रेजुएट है और नर्सिंग की जब पढ़ाई कर रही थी तो नर्सिंग की पढ़ाई करने के दौरान ये मिस टूरिज्म केन्या 2013 का पुरस्कार भी इस लड़की ने जीता था। और ये किस किस अपने समुदाय में किस किस चीज को, तो देखो जिस समुदाय से निकली है, जिस समाज से आप निकलो उस समाज के लिए आपको काम करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। तो ये अपने समाज में, अपने समुदाय में शिक्षा और लैंगिक समानता के लिए काम कर रही हैं और उसको बार बार उसको आगे रखती है, उसका वकालत करती हैं। तो इनका नाम क्या है? तो दुबई में आयोजित एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीतने वाली हैं केन्या की अन्ना कबाले दुबा। और ये अपनी गांव की पहली ग्रेजुएट है और नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान मिस टूरिज्म केन्या 2013 से इनको सम्मानित किया गया था, यह अवार्ड मिला था और शिक्षा और लैंगिक समानता की पक्षधर हैं। अब यहाँ पे भारत के जो दूरसंचार मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल को किस नाम से जानते हैं? गति शक्ति पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इस पोर्टल को किस 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 चीज के बढ़ावा देने के लिए स्थापना? तो टावरों की स्थापना की बढ़ावा देने के लिए, फाइबरों को बिछाने के लिए, फाइबर तारों को बिछाने के लिए, आगामी 5G जो आपका रोल आउट है उसको बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को आपके स्थापित किया गया है। तो टावर की स्थापना की बात करें, फाइबर तार की बिछाने की बात करें और आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने की बात करें, तो इस सभी चीजों के अनुमोदन को तेज करने के लिए और उसको केंद्रीकृत करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल, जिसको भारत के दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है इसको राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को बढ़ावा देने के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए विकसित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है कि आप लोगों को पता है, अभी मैंने कुछ दिन पहले चक्रवात असानी मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको एक पक्ष मैंने बता दिया था, दूसरे पक्ष की चर्चा मैंने नहीं करी थी। आप लोगों को पता है कि उपग्रह से, सैटेलाइट से जो आपकी चित्र प्राप्त हुई है, उस चित्र से हिंद महासागर में जुड़वा चक्रवातों की पुष्टि हुई है। एक चक्रवात नहीं, 2 चक्रवातों की पेयर की पुष्टि हुई है और दोनों चक्रवातों की पेयर, इसका मतलब है जुड़वा चक्रवात की पुष्टि हुई है। एक को क्या बोलते हैं? चक्रवात असानी। ये कहां पे देखने को मिल रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। और एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान आपका बन रहा है और ओडिशा की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। और इस चक्रवात असानी में जो नाम असानी है वो किसके द्वारा रखा गया है? श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। और पिछले करंट अफेयर की क्लास में मैंने 2, 3, 4, 5 दिन पहले मैंने बताया था कि जो नाम आपके पड़ता है वो असानी जो नाम है, करीम जो नाम है, कैसे पड़ता है? तो ये असानी जो नामकरण है उस श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अब दूसरा जो इसका जुड़वा आपका चक्रवात है उसको करीम के नाम से जानते हैं और ये कौन से गोलार्ध में देखने को मिलता है? दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में खुले समुद्री क्षेत्र की ओर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। और ये चक्रवात करीम का जो नामकरण है वो किसके द्वारा आपके किया गया है? तो सेशल्स के द्वारा किया गया है। तो दोनों जो जुड़वा चक्रवात की जब हम बात करते हैं तो एक को असानी कहते हैं, एक को करीम कहते हैं। करीम सेशल्स के द्वारा नाम दिया गया है और असानी श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। और चक्रवात क्या होता है, इसका नामकरण कैसे होता है, इसको मैंने बता दिया है। तो अभी मैंने देखा 24वां बधिर ओलंपिक
दुबई में जो पुरस्कार नर्सिंग का आयोजित किया उसके बारे में, गति शक्ति संचार पोर्टल के बारे में, उसके बाद आपकी जुड़वा चक्रवात के बारे में। तो आप सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात को देखते हैं। तब तक एक बार सेशन को लाइक करके सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट एक न्यूज है, उसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। ये स्वदेश निर्मित आपके दो युद्धपोत हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक युद्धपोत का नाम क्या है, सूरत, और एक युद्धपोत का नाम क्या है, उदयगिरी। ये जो सूरत आपके नाम लिया गया है, गुजरात के शहर सूरत से लिया गया है, और जो उदयगिरी आपके नाम लिया गया है वो आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला है, वहां से उदयगिरी नाम लिया गया है। अब इन दोनों की दोनों युद्धपोतों को मुंबई में जो मजगांव आपके डॉक्स है वहां पे जलावतरण कर दिया गया है, यानी इस तरीके से अब नेवी की सेवा में, भारत की सेवा में उतर गया है। और ये पहली बार हो रहा है जब स्वदेशी रूप से निर्मित दो आपके युद्धपोत को एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। अगर हम सूरत की बात करें तो इसका वजन टोटल कितना है, 7400 टन है, लंबाई इसकी 163 मीटर है, 45 दिन तक समुद्र के भीतर ये रह सकता है। इस युद्धपोत के ऊपर 4 इंटरनेट बोट है, 300 जवान और अधिकारी एक साथ इस पोत के ऊपर, सूरत पोत के ऊपर रह सकते हैं। 56 किलोमीटर पर आवर के आपके रफ्तार से समुद्री दूरी ये तय कर सकता है। एक बार अगर फ्यूल इसमें भर देंगे, ईंधन भर देंगे, तो 7400 किलोमीटर की सफर ये कर सकता है। रडार को भी चकमा देने में ये कायम है। ब्रह्मोस की बात करें, मिसाइल की बात करें, जो बहुत ही उन्नत किस्म की मिसाइल है, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार इसमें फिट किए जा सकते हैं। तो जब हम सूरत युद्धपोत की बात करते हैं तो समझ गए ना आप लोग, इसका वजन 7400 टन है, इसकी लंबाई 163 मीटर है, 45 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकता है। इसमें 4 इंटरनेट बोट और 300 जवान अधिकारी एक साथ रह सकते हैं। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्री दूरी को तय कर सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद 7400 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। रडार को भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है। ब्रह्मोस की बात करें, एंटी सबमरीन की बात करें, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार इससे इस पे क्या किया जा सकता है, फिट किया जा सकता है। दूसरी जब हम उदयगिरी की बात करते हैं तो आधुनिक सुविधा और उन्नत हथियार, आधुनिक सुविधा से लैस, उन्नत हथियार से लैस ये आपका क्या है भाई, युद्धपोत है। इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल, बराकेट, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर ये सारे तैनात किए गए हैं, और इसके ऊपर ध्रुव और वेस्टर्न सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर हैं उसको भी इसके ऊपर तैनात किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हमारी स्ट्रेटजी में और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमारी मजबूती में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज के करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? आप सभी लोगों से उम्मीद है कि अगर आप लोग इस सेशन को पसंद करते होंगे तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेंगे, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज सारे न्यूज आपको समझ में आए कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और टीम प्रबल को जरूर अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथी।